तब तक एक बात और पूछूं थोड़ा सा। दीदी मेरे को लग रहा है कि बात ना फैल जाएगी, तो बाकी की बातें अच्छा होल्ड पे रखते हैं। और जिस एक मेन मुद्दा था कि आधे घंटे में सुमेर भाई जो है वो जीवन क्रिया को रख देंगे, तो उसको शुरू करें, ताकि फिर ऐसा ना हो कि उसके लिए समय कम बच जाए। मुझे ऐसा जी लग रहा है ना सुमेर भाई? आप अगर रेडी हो तो मेरा प्रस्ताव है कि एक बार कल जैसे बात हुई थी, तो जीवन क्रिया को संक्षेप में, मतलब आधा घंटा आसपास, थोड़ा कम ज्यादा में एक बार रिवाइज सा हो जाए, और फिर पेंडिंग प्रश्न जिस समय होगा जितना उतने ले लेंगे। बहुत बढ़िया भैया जी। नमस्कार भैया, और सभी साथियों को भी नमस्कार। नमस्कार। तो चूंकि हमारे बहुत सारे साथी इसमें नए भी हैं, इसलिए जैसा कि शुरुआत में है, मैं अपने लिए देख पाता हूँ कि नए नए शब्द होने से उसमें समय लगता है, शब्द को लेकर, फिर उसके अर्थ को लेकर। तो हमारे कुछ साथी पहले से भी जो प्रयास कर रहे हैं समझने का, उनकी हो सकता है और गहराई में जिज्ञासा हो, तो उनसे निवेदन रहेगा कि उनसे हम अलग से बात कर ही सकते हैं। तो आज का जैसा आवश्यकता महसूस हुई थी, मोटे रूप में कुछ चीजें मैं चाहूंगा कि हम रख दें, ताकि हमारे साथी दूसरे भी साथ साथ चल पाए, कनेक्ट हो पाए। तो इस रूप में मैंने सोचा है। तो जीवन क्रियाएं जो है, कई बार जब आपस में हम अपने में रिफ्लेक्शन भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं, तब धीरे धीरे ये स्थिर होती जाती है। तो मुझे लगता है कि एक बार सुनने से नहीं होता है, पहले शब्द है उनको ठीक से सुन लें, फिर ये याद रहे, फिर इन शब्दों का अर्थ क्या है, तो ये धीरे धीरे ही सेट होता है, इसमें एक समय लगता है। तो कोशिश करता हूँ कि मैंने जैसे समझा है कुछ चीजों को, उसमें हो सकता है कहीं पर कुछ चीजों को दोबारा से और रिव्यू करने की जरूरत पड़े, ऐसी भी संभावना है। जीवन क्रियाओं को मैं ऐसे देखता हूँ कि जीवन को, जैसा कहते हैं कि वो 10 अक्षय बल और शक्ति का अविभाज्य वर्तमान है। अब ये शब्द तो सुनने में लगता है कि हाँ 10 अक्षय शक्ति बल, लेकिन फिर एक एक शब्द के लिए प्रयास करेंगे तब कुछ पकड़ में आता है। तो हमने परंपरा में पहले भी नाम सुने हैं कि मनोबल ऊंचा होना चाहिए, है ना, बुद्धि बल का प्रयोग करो, आप में आत्म बल जितना ज्यादा होगा वो उतना बढ़िया है। ऐसे शक्तियों के भी नाम सुने हैं, जैसे इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति है, विचार शक्ति है। तो इसका मतलब पहले से हमारे प्रचलन में है ये शब्द, बस इनका थोड़ा सा प्लेसमेंट और इसका जो अर्थ क्या है उसको हमें स्थिर करना है। तो जैसा कि मध्य दर्शन की सूचना के अनुसार जीवन के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो पहला शब्द का प्रयोग जैसा मैंने समझा है, इसको तृप्त परमाणु कहा। तृप्त शब्द को देखा कि जैसे हम खाना खाते हैं तो 3 स्थितियां मोटे रूप में देखते हैं कि खाना कम खाया है, लगता है कि अभी थोड़ी और भूख है, और कभी कभी ज्यादा खा लिया तो लगता है कि ज्यादा खा लिया, और कभी कभी लगता है कि बस जितनी जरूरत थी इतना खा लिया, तृप्त हो गए। तो ये यहाँ से हम देख सकते हैं कि तृप्ति हमारे अंदर की एक स्थिति होती है जिसमें न कमी महसूस होती है न ज्यादा महसूस होता है, वो एक संतुलन की स्थिति को तृप्ति कहा है। तो इसी तरह जब संयम में अध्ययन किया और ये देखा कि कुछ परमाणु ऐसे भी देखे गए, समझे गए, जिनमें अपने में और ज्यादा परमाणु अंशों को लेने की प्रवृत्ति भी नहीं है और अपने में अंशों को त्यागने की प्रवृत्ति भी नहीं है। मतलब जितनी जरूरत है उतने परमाणु अंश हो गए, या साइंस की भाषा में कहें कि ऑर्बिट्स में जितने इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हो गया, उसको तृप्त परमाणु का। क्योंकि ये सारा जो है
मानव के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है तो कहीं कहीं मानवीय भाषा है। त्रिप परमाणु को पहचाना गया, तो त्रिप शब्द इसी रूप में दिया कि जिनमें और अंशों को समाहित करने की जो प्रवृत्ति देखी गई उनको मुख्य परमाणु नाम दिया, और जिनमें अपने में से कुछ परमाणु अंशों को त्यागने की प्रवृत्ति देखी गई उन्हें अजीर्ण परमाणु कहा, और जिनमें देखा कि परमाणु अंशों को जितनी जरूरत थी उतना पर्याप्त है उसको तृप्त परमाणु कहा। देखा कि इसका गठन पूरा हो गया, अब गठन में कोई परिवर्तन नहीं है, तो इस दो शब्द और आते हैं, विस्थापन प्रस्थापन। तो अंशों का बहिर्गमन होना विस्थापन होता है, अपने में समाना प्रस्थापन होता है। ये नहीं होता है तो उसी तृप्त परमाणु का एक नाम दिया गठन पूर्ण परमाणु, यानी जिसका गठन पूरा हो गया, अब उसके गठन में कभी भी किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। गठन में, स्ट्रक्चर में, मात्रा में, केवल अब गुणों में परिवर्तन होगा। फिर देखा कि इस परमाणु में चेतनता है, मतलब जैसे सोचना, समझना, विचार करना, महसूस करना जैसा क्रियाएं देखी गई, इसलिए इसको एक नाम दिया चैतन्य परमाणु। और इसी को आगे चलकर फिर अध्ययन में आया कि ये तो एक इकाई है, इसलिए इसका नाम रखा चैतन्य इकाई। और जब देखा कि ये चैतन्य इकाई जैसे ही अपने इस गठन के स्वरूप में आती है तो इसमें जीने की आशा व्यक्त होने लगती है, तो जिसको एक नाम दिया जीवन, कि जीना, जीने की आशा के साथ है। तो त्रिप परमाणु, गठन पूर्ण परमाणु, चैतन्य परमाणु, चैतन्य इकाई और जीवन, ये 5 नाम अलग अलग कहीं कहीं मिल सकते हैं जीवन के लिए, मुझे ये देखने में मिला। अब इसको देखें कि एक परमाणु है, निश्चित रूप से है, विकसित परमाणु है, और ये जड़ परमाणु से भिन्न है। भिन्न किस रूप में है? तो आया कि जड़ परमाणु, सभी परमाणु देखें तो वो उनमें आपस में देखेंगे तो एक तो उनकी रचना में आएगा कि केंद्र में जो अंश होते हैं वो बाहर जो परिवेशों में जितने अंश हैं उतने या उतने से अधिक ही होते हैं, लेकिन इसके अंदर केंद्र में एक ही अंश है और बाहर 4 परिवेश हैं, जिनमें वही 2n स्क्वायर जो हम विज्ञान में पढ़ते हैं, 2, 8, 18, 32, इस तरह करके 60 अंश बाहर 4 परिवेशों में कुल मिलाकर 61 अंश का एक परमाणु है। तो जड़ परमाणु से भिन्नता गई है क्योंकि इसमें केंद्र में तो एक ही है, जबकि भौतिक विज्ञान में तो पढ़ते हैं न्यूक्लियस में प्रोटॉन और बाहर इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, प्लस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन अलग भी होते हैं। तो उसमें परमाणु का भार न्यूक्लियस की वजह से होता है और उसकी वजह से फिर परमाणु आपस में मिलके अणु बनाते हैं। लेकिन चूंकि इस परमाणु में केंद्र में एक ही अंश है और बाहर परिवेश में 60 अंश है, बाहरी परिवेशों के अंशों की गति से उनमें भार नहीं होता है, ऐसा हम पढ़ते हैं, और उन 60 के प्रभाव से केंद्र में जो एक अंश है उसका भी भार वो वहन कर लेते हैं। जैसे वो चक्रवात आता है, हवा ऐसे घूमती है तो उसके बीच में जो भी वस्तुएं आती हैं उनको ऊपर उठा ही लेते हैं। चक्रवात में जो बीच में चीजें आती हैं वो ऊपर उठ जाती हैं, तो इसका मतलब ऐसा कोई मैकेनिज्म तो होता है। तो ये परमाणु भारहीन हो गया। भारहीन होने से क्या हुआ, 2 परमाणु मिलकर जो अणु बनाते हैं वो भार की वजह से ही बनाते हैं, भार बंधन होने से ही अणु बनाते हैं, अणु बंधन होता है, और भार बंधन से मुक्त हो गया तो अणु बंधन से भी मुक्त हो गया। तो क्या हुआ, आशा बंधन से युक्त हो गया। एक ये बड़ा अंतर ये देखने में आया। आशा बंधन से युक्त होते ही ये जीवन परमाणु किसी एक आकार में होते हैं जिनको पुंज आकार कहते हैं। तो जितने प्रकार के शरीर जैसे देखने में आते हैं उसी आकारों में जैसे ही आशा
बंधन युक्त होते हैं तो उसकी आशा की कार्य गति पथ होता है, किसी शरीर के आकार उसमें होते हैं। तो ये इसका एक स्वरूप है। अब देखते हैं कि इसको हम समझे कैसे। तो समझना तो किसी चीज की क्रियाओं से ही होता है कि वो चीज काम क्या करती है, उसी से समझना होता है। तो अब इस जीवन परमाणु को या जीवन को हम समझेंगे तो कैसे समझेंगे? उनकी क्रियाओं से ही समझेंगे, पहला। दूसरा, ये अपने में ही समझेंगे। बाहर किताब से सूचनाएं जरूर मिलेंगी और उनको हम अपनी स्मृति में ले भी लेंगे, लेकिन फिर उस स्मृति के आधार पे अपना निरीक्षण परीक्षण जो भी करें पहले अपने में करेंगे, तब ये समझ में आएगा। तो समझने की प्रयोगशाला हम स्वयं ही होंगे यदि जीवन को समझना है, और क्रियाओं के आधार पे ही समझेंगे। इसलिए जीवन क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। तो कैसे समझें? तो एक मोटे रूप में चित्रण तो हम ऐसे कर सकते हैं कि परमाणु में हम देखते हैं कि न्यूक्लियस होता ही है और बाहर अलग अलग ऑर्बिट में ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते ही है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते ही है। ऐसे इस जीवन परमाणु में एक केंद्र में अंश है जो घूर्णन गति कर रहा है, बाहर 4 परिवेश है जिनमें घूर्णन के साथ साथ जैसे ठीक सोलर सिस्टम है ऐसे ही परिवेशीय गति या वर्तुलात्मक गति होती ही है। तो इसमें सबसे जो बाहर का परिवेश है वो वैसे देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में, लेकिन क्रिया क्या हो रही है तो उसमें कहा कि क्रिया जो है उसमें 2 क्रियाएं हो रही है। वो हम अपने में जांचें कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। पहली क्रिया कि हमेशा सुख की अपेक्षा बनी रहती है, क्योंकि जीवन अपने आप में एक निरंतर आवाज भैया शायद नेटवर्क आपका कमजोर हो गया है, तो हम आपको जी। सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ अनिल भाई, कोई बीच में कॉल आ गया था, अभी सुन पा रहे हैं? जी सुन पा जी रहे हैं, अनिल जी। सुन पा रहे हैं। तो ये हम अपने में अच्छे से देख सकते हैं कि हाँ अपने अंदर हमेशा हम सुखी रहें, खुश रहें, ये अपेक्षा बनी रहती है। और इसके लिए फिर हम कुछ करते भी हैं। तो करते किसी भी रूप में हमारा करना होगा, वो शरीर के साथ ही होता है, तो वहीं से वो दिखेगा और उस करने को कार्य और व्यवहार के रूप में देखने में आएगा। तो मानव मानव के साथ जो समझने समझाने का हम काम करते हैं, भावों के आदान प्रदान का काम करते हैं, उसको हम व्यवहार कह रहे हैं। और शेष प्रकृति है जो मानव के अलावा 3 अवस्थाएं हैं, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था। इनके साथ हम कार्य करते हैं नियम पूर्वक, समृद्धि के अर्थ में जो उत्पादन आदि का काम करते हैं। कार्य और व्यवहार, ये चयन को देखना है तो कार्य और व्यवहार से ही वो दिखता है, लेकिन चयन मन में ही होता है, उसकी अभिव्यक्ति शरीर के माध्यम से होती है, कार्य व्यवहार के माध्यम से होती है। तो जीवन में ये 2 क्रियाएं हमें देखने में आती है, सुख की अपेक्षा का बना होना और उस अपेक्षा में कुछ न कुछ चयन करते रहना। इन 2 क्रियाओं को हम देख सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो सुख की अपेक्षा बनी रहती है, इसमें सुख मिलता भी है। जैसे चयन किया तो चयन के बाद कोई चीज खाने का, पहनने का, किसी से बात करने का, तो उस समय में अच्छा लगता ही है। तो उस दौरान जब अच्छा लग रहा होता है, उस दौरान आस्वादन हो रहा होता है, सुख का अनुभव कर रहे होते हैं, और बाकी समय में अपेक्षा बनी रहती है। तो ज्यादातर समय में अपेक्षा बनी रहती है और चयन करते हैं, उसमें फिर वो कभी आस्वादन होता है अपेक्षा अनुसार, कभी नहीं होता है। तो जो अच्छा लग रहा होता है वो कह सकते हैं कि आस्वादन हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, आस्वादन अपेक्षा अनुसार नहीं हो रहा, वो आस्वादन तो हो ही रहा है। तो जो अच्छा लगने को
शुरुआत में हम कहते हैं कि वो सुख के जैसा लगता है, लेकिन उसमें सुख नहीं होता है और उसमें निरंतरता नहीं होती है, वो हमारी पीड़ा का कारण बनता है। तो जो सुख की अपेक्षा बनी रहती है और उपलब्ध होने पर सुख ले रहे होते हैं, उस क्रिया का नाम आस्वादन है, उसी को मनोबल कहते हैं। और सुख की अपेक्षा में जो चयन करते हैं उसको आशा शक्ति कहते हैं। तो हम मन और आशा दो शब्द सुनते ही हैं, तो क्रिया क्या हो रही है उसको समझेंगे, फिर उसको एक नाम दिया गया है। तो पहले वास्तविकता को पकड़ ले, फिर उसका अर्थ समझे, फिर शब्द क्या दिया है, ये विधि से चीजें ठीक समझ में आ जाती है, मुझे ऐसा लगता है। तो पहले हमने देखा कि हाँ, हमारे अंदर ये दोनों क्रिया दिखती है, सुख की अपेक्षा का बने रहना और उपलब्ध होने पर सुख प्राप्त करना, अनुभव करना, महसूस करना होता है। इसको मन कह सकते हैं, मनोबल कह सकते हैं। और इस सुख की अपेक्षा में हम कुछ करते ही रहते हैं, बाहर कार्य व्यवहार के रूप में दिखता ही रहता है हमारा करना, अंदर चयन मन में होता ही है, वही बाहर कार्य व्यवहार में होता ही है। तो इसको आशा शक्ति कह सकते हैं। फिर देखें कि जैसे ही चयन आस्वादन हो रहा है, अब इसको थोड़ा सा और अपने अंदर देखेंगे कि जो भी हम चयन या आस्वादन कर रहे होते हैं, इसको लेकर हम अपने मन में कुछ न कुछ बोल भी रहे होते हैं साथ साथ। क्या बोल रहे होते हैं? ये जो हमारी सुखी होने की चाहत है, ये ज्यादा सुखी कैसे हो जाएं? या कहीं पर हम देखते हैं कि कोई खराब लग रहा है, या कहीं कोई बात को लेके हम दुखी हैं, या कोई चिंता है, डर है, वो न रहे। तो हमारा सारा कार्यक्रम इस दो ही तरह से दिखेगा कि हम या तो कहीं पर कोई दिक्कत है, परेशानी है, दुख है, तो वो कम कैसे हो जाए, दूर कैसे हो जाए, और कोई दुख परेशानी नहीं है तो फिर सुखी कैसे हो जाए, और जितने सुख के साथ है उससे ज्यादा कैसे हो जाए, और ज्यादा नहीं हो पा रहा तो जितने के साथ है वो बना कैसे रहे। तो ये दो तीन बातें मोटी मोटी हैं, ये साथ साथ में अच्छे से पकड़ में आ जाएगी। तो ये जो अपने अंदर हम मन ही मन में अपने आप से बात कर रहे होते हैं, ये दूसरे लेवल की बात कर रहे हैं। बाहर से, मन से अंदर, उस हिस्से को हम वृत्ति कहते हैं। तो वृत्त शब्द में हम देखते हैं कि एक सर्कल होता ही है। तो उसमें क्या हो रहा होता है, हम जो भी बात कर रहे हैं घूम फिर के वही बात कर रहे हैं कि हमारी परेशानी जो है वो दूर कैसे हो जाए, या परेशानी नहीं है तो ज्यादा मजा कैसे आ जाए, हम ज्यादा सुखी कैसे हो जाए। हमारा सारा मतलब अपने अंदर बात करने का देखेंगे तो वही घूम रहा होता है, दुख कैसे दूर हो जाए और सुखी कैसे हो जाए, इसी आयाम में वो घूमता रहता है। इसलिए उसको कह रहे हैं वृत्ति। तो उसमें हम कर क्या रहे होते हैं, तो उसमें हम देखेंगे तो मोटे रूप में हमारे पास 6 आधार होते हैं। उन आधारों के आधार पे हम चीजों को तोल रहे होते हैं कि दुख है तो दुख कम किससे होगा, या दुख नहीं है तो सुख किस में ज्यादा मिलेगा, मजा किस में ज्यादा आएगा, अच्छा ज्यादा किस में लगेगा। तो ये तोलने का काम चल रहा होता है। तोलने के लिए 6 आधार रखे हैं, उन आधारों के आधार पे हम तोलते रहते हैं। तो उन आधारों को कह रहे हैं तुलन, और उन आधारों के आधार पे जो हम कम ज्यादा किसमें रहेगा ये जो कर रहे हैं उसको कहते हैं विश्लेषण। तो जो तुलन की क्रिया है 6 आधारों पे, उसको कहते हैं वृत्ति बल, और इन आधारों पे जो विश्लेषण चल रहा होता है उसको कहते हैं विचार शक्ति। तो ये मोटे रूप में देखेंगे तो मन जो दुख से बचना चाहता है और सुख के साथ रहना चाहता है, या सुख की चाहत है, इसके लिए वृत्ति का कार्यक्रम है कि मन जो चाह रहा है वो दुख दूर कैसे हो जाए, जो सुख की अपेक्षा है वो सुख कैसे
मिल जाए या बना रहे, ये चल रहा होता है। अब वृत्ति में हम देखेंगे तो मोटे रूप से अभी 3 आधार हमारे काम कर रहे हैं शरीर को बनाए रखने के लिए, कि कौन सी चीजें हमारी शरीर की इंद्रियों के लिए अनुकूल है, उनको हम प्रिय कहते हैं। इसमें कुछ हमारे अभ्यास काम करते हैं, कुछ मान्यताएं भी काम करती हैं, कुछ नेचुरल भी मैकेनिज्म है। शरीर के अनुकूल है तो शरीर रिएक्शन करेगा जिस चीजों को, तो हम पहचान जाएंगे अगली बार कि ये चीजें ठीक है कि नहीं है। कुछ हमने सुना होता है और कुछ चीजों की आदत हो जाती है, उसके आधार पे भी होता है। तो प्रिय अप्रिय, कौन सी चीजें प्रिय है कौन सी अप्रिय है, मतलब कौन सी चीजें शरीर की संवेदनाओं के अनुकूल, अनुकूल संवेदनाएं, तो ये इंद्रियों के आधार पे हमारा प्रिय अप्रिय चलता होता है। अनुकूल संवेदनाएं, फेवरेबल सेंसेस को हम प्रिय कह रहे हैं। दूसरा आधार हमारा जैसे हित है, हित का मतलब शरीर स्वास्थ्य के संबंध में है, ये हम पहचान लेते हैं। कुछ तो अपने शरीर के साथ चीजों को हम प्रयोग करते हैं उससे पता चलता है, कुछ सुना भी होता है कौन सी चीजें शरीर के लिए ठीक है। तो हित अहित यानी कौन सी चीजें हमारे शरीर के स्वास्थ्य के अनुकूल है और कौन सी शरीर स्वास्थ्य के प्रतिकूल है, ये जो आधार है इसको हित अहित कहते हैं। तीसरा लाभ, ये धन सापेक्ष है। धन का मतलब है साधन, कि शरीर से अभी हम देखेंगे तो शरीर हमारा प्रथम साधन है, प्रधान साधन है, और जो संवेदनाओं से सुखी होने का कार्यक्रम है तो इसमें बाकी के बाहर के सारे साधन हैं ही। तो उन साधनों को हम देखते हैं कि हम शरीर से सुखी होंगे संवेदनाओं से, और साधनों से संवेदनाएं मिलती हैं खाने पहनने देखने सुनने छूने के लिए, सूंघने के लिए। तो सुख चाहिए निरंतर, तो साधन भी चाहिए निरंतर। तो हम साधनों के बारे में ऐसा मानते हैं कि कहीं भी कुछ लेन देन हो तो हमें ज्यादा मिल जाए और बदले में हम दूसरे को कम दे दें, इसको लाभ कह रहे हैं। और कहीं मिला कम देना ज्यादा पड़ गया, उसको अलाभ या हानि कह रहे हैं। तो कम दे के ज्यादा लेना लाभ, और दबाव में नासमझी में किसी वजह से हम यदि दे दिया ज्यादा ले लिया कम तो अलाभ या हानि हो गया। तो ये 3 दृष्टियां हैं, इनको कहा है कि ये शरीर मूलक है। क्या है? प्रिय अप्रिय, हित अहित, लाभ अलाभ, ये 3 दृष्टियां हैं। अभी हमारा ज्यादातर हम देखेंगे तो ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम निकल के आता है कि हम कोई भी काम करें तो देखें कि इन तीनों में से कोई न कोई एक आता है। इन्हीं आधार पे हम निर्णय लेते हैं, कोई भी काम का जो विश्लेषण करके फाइनल निर्णय लेते हैं तो दिख जाएगा इन 3 डोमेन में से, 3 आधारों पर से ही हमने तोल के और फिर निर्णय लिया है। कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? सुखी होना। सारा कार्यक्रम जीवन का अपनी तृप्ति का है, लेकिन 3 दृष्टियां और हैं, 3 आधार और हैं। उसमें हम कह रहे हैं न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, सत्य असत्य। तो न्याय का जो देखेंगे तो एक संबंध सापेक्ष मामला है। संबंधों में हम जीते ही हैं, तो जिन संबंधों में जीते हैं तो हम भी तृप्त रहे, दूसरा भी तृप्त रहे, हम ऐसा कुछ व्यवहार करें, उभय तृप्ति वो है। तो उसका परिभाषा हम कैसे करते ही हैं कि जब तक हम प्रयोजन के आधार पे संबंध को नहीं पहचानेंगे तब तक हमारी उसमें जिम्मेदारी जो है उसका निभाना होता नहीं है। तो प्रयोजन के आधार पे संबंधों को समझने से हम जिम्मेदारी को निभाते हैं, उसको हम कहते हैं मूल्यों का फिर निर्वाह होता है। फिर हम उनको पहचानते हैं, उन मूल्यों का, अपने अंदर भी दूसरों में भी, और उसमें देख पाते हैं कि अपनी तरफ से भी और उधर से भी ठीक ठीक मूल्यों का निर्वाह हुआ है, ये हमने पहचाना है, नहीं मूल्यांकन किया। तो दोनों तरफ से हम सुख अनुभव करते हैं, उसको वह तृप्ति कहते हैं। तो कहते हैं कि संबंध में न्याय हो गया, न्याय हुआ। तो न्याय का मतलब मोटे रूप में हम पकड़ में आएगा तो न्याय का है 2 व्यक्तियों के संबंध में जो उभय तृप्ति है वो न्याय है, ऐसा एक मोटा हम पकड़ेंगे पहले, फिर पूरा
धीरे धीरे वो जुड़ता जाएगा। व्यवहार में दो मानवों में जो उभय तृप्ति की स्थिति है वो न्याय है। दूसरा, व्यवस्था को हम देखेंगे तो हम चाहते ही हैं भाई सभी सुखी रहे, ऐसी व्यवस्था हो, किसी का शोषण नहीं हो, सब मिलके काम करें, सभी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। तो जो व्यवस्था के सापेक्ष देखते हैं तो वहां धर्म अधर्म दृष्टि जो है वो देखने में आती है। फिर ये भी जिज्ञासा हमारी रहती है कि आखिर सच्चाई क्या है, ये सब कुछ ऐसा ठीक ठाक क्यों हो रहा है। तो वो जो सच्चाई है, यहाँ जो हम सहअस्तित्व कह रहे हैं कि सब कुछ साथ साथ है और सबका कुछ प्रयोजन है, तो वो सच्चाई को जो जानने की हमारे अंदर प्यास रहती है, जिज्ञासा है, वो सत्य, उस आधार पे हम कहते हैं कोई चीज सत्य है या असत्य है। तो सत्य असत्य को हम सहअस्तित्व सापेक्ष कह सकते हैं और धर्म अधर्म व्यवस्था सापेक्ष कह सकते हैं, न्याय अन्याय संबंध सापेक्ष दृष्टि कह सकते हैं। तो हमारी 6 दृष्टियां हैं, दृष्टिकोण है, नजरिया है, व्यू पॉइंट है, पर्सपेक्टिव है, बहुत सारे शब्द हैं। वास्तविकता यह है कि तोलने के 6 आधार हैं, मिलाकर एक नाम दिया तुलन, और इसी को कह रहे हैं वृत्ति, और ये एक बल है वृत्ति बल। इन आधारों पे जो भी आपस में हम देखते हैं, दो के बीच में लेकर कहते हैं ना, एक मेरा मन ये कह रहा है, एक ये कह रहा है, उलझन है, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, है ना। मुझे लगता है कि ये करने में फायदा होगा, कभी लगता है नहीं नहीं इसमें फायदा होगा। ये तो जितना जमा घटा कर रहे हैं इन आधारों पर, वो सारा विश्लेषण है। विश्लेषण को ही कह रहे हैं विचार, और इसी को कह रहे हैं विचार शक्ति। मोटे रूप में प्रोग्राम क्या है? दुख कम कैसे हो, मिनिमाइज कैसे हो जाए, सुख मैक्सिमाइज कैसे हो जाए, इस रूप में आए। फिर देखेंगे कि इसके मूल में क्या, जो हमारे अंदर विश्लेषण हो रहा है तुलन के आधार पे, तो हम देखेंगे कि ये जितना भी कुछ हो रहा है तुलन विश्लेषण, तो हमारे अंदर एक तीसरी क्रिया भी चल रही होती है। उसको हम कह रहे हैं कि ये जितना कुछ हो रहा है इसकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है। मन में जो कुछ हो रहा होता है वो वृत्ति के माध्यम से ही जाएगा और चित्त में ही रिकॉर्ड होगा। ऊपर से भी जो कभी अनुभव है, बुद्धि में बोध है, उस सब का भी जो भी आएगा, रिकॉर्डिंग, सारा काम रिकॉर्डिंग का चित्त में होता है। तो एक तो मजे की बात यह है कि जीवन के जो 5 अंग हैं, 5 हिस्से हैं, 4 परिवेश और 1 केंद्र, इनमें सबका रोल फिक्स है, काम फिक्स है। जिस जगह का जो काम है वही करे। आंख का काम देखने का ही करेगा, नाक का काम सूंघने का ही करेगा। तो जीवन के जो भी क्रियाकलाप की है रिकॉर्डिंग होगी, वो चित्त में ही होगी। तो चित्त शब्द मोटे रूप में मुझे ऐसा लगता है चित्र शब्द से जुड़ता है। चित्रों का जो संग्रह होता है, चित्र रूप में उसको हम देख सकते हैं इस तरह से। तो जितना भी तुलन विश्लेषण होता है उसकी 24/7 वीडियो कैमरे की तरह कंटिन्यूटी में उसकी रिकॉर्डिंग होती रहती है। किन किन चीजों से दुखी हुए, किन किन चीजों से सुखी हुए, जिनसे ज्यादा दुखी हुए, ज्यादा सुखी हुए, इन चीजों की ज्यादा स्मृति रहती है। तो उसमें एक ऐसा सूचना रूप में आता है कि जीवन जो भी कार्यक्रम अपना कर रहा होता है वो तृप्ति के अर्थ में, सुखी होने के अर्थ में करता है। तो जो भी इसके लक्ष्य के अर्थ में होता है जीवन, उनको याद रखता है। तो हमारे अंदर भूलने की भी हम देखते हैं प्रक्रिया है और याद रखने की भी है। अब भूल नहीं पाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। जो भी दुखदायी घटनाएं हैं बहुत सारी, तो भूलने हैं, तो भूलते हैं तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो दोनों ही गिफ्ट है हमारे लिए, याद करना भी, भूलना भी। लेकिन कुछ चीजें हम चाहते हैं कि याद रह जाए। तो जीवन का कार्यक्रम है, लक्ष्य के अर्थ में जिसको उपयोगी माने रहता है उसको याद रखता है, लक्ष्य के अर्थ में अनुपयोगी जिसको माने रहता है उसको भुला देता है। हालांकि चित्त में जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो पूरी तरह से कभी डिलीट नहीं होती है, लेकिन वो माने कि वो प्रतिबिंब है, वो नीचे जाते रहते हैं और जो एक्टिव रहते हैं वो बार बार रिपीट होने से ऊपर बने रहते हैं।
प्रतिबिंब के रूप में ही रिकॉर्डिंग रहती है। वो साइकोलॉजी के आधार पे कहते हैं कि वो डीपली रजिस्टर हो गई कुछ चीजें, वो ऐसे बोल देते हैं। तो ये बच्चों के लिए मुझे लगता है कि कोई चीज, या हमारे लिए भी, कि हम कौन कब याद कर पाए किसी चीजों को, तो ये पाया कि जिस व्यक्ति ने सुखी होने के लिए जिस चीज को लक्ष्य मान लिया, चाहे फिर वो कोई भी हो, अभी भी उस लक्ष्य को पूरा करने के अर्थ में जो भी स्मृति है उसको वो व्यक्ति बार बार दोहराता भी है और उसको प्राथमिकता में भी रखता है, इस वजह से वो याद रहती है। और जो लक्ष्य के अर्थ में नहीं लगता है उसको वो न दोहराता है न प्राथमिकता में लेता है, उसको भूल जाते हैं। तो चित्त में होता क्या है, ये सारी रिकॉर्डिंग होती है। कौन सी रिकॉर्डिंग? तुलन विश्लेषण वाली। और मन से जो मन में जो हो रहा है वो भी तुलन विश्लेषण में आता है, उसके माध्यम से चित्त में होता है सारी रिकॉर्डिंग। अब ये रिकॉर्डिंग जो होती है इसको दो तरह से कहा है, चित्र ग्रहण करना और चित्र निर्माण करना। तो जो भी भौतिक रासायनिक संसार है या शरीर के अंदर जो भी हम चीजों को महसूस करते हैं, इन सब की रिकॉर्डिंग है, ये होता है चित्र ग्रहण करना। पहले से जितने चित्र होते हैं उनको मिला करके, और उसमें वृत्ति की मदद लेनी पड़ती है, अकेला चित्र काम नहीं कर पाएगा, और उसमें नए चित्र का डिजाइन होता रहता है, उसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। तो क्रिएटिव थिंकिंग है। क्रिटिकल में तो सारा विश्लेषण होता है, जितनी भी थिंकिंग हमारी, जितने भी डाइवर्जेंट, क्रिटिकल, जो भी नाम देते हैं, वो सारा हमारा विश्लेषण होता है, वो उसको विचार शक्ति कह रहे हैं। लेकिन जो क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, इसमें चित्त और वृत्ति दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हमें पता ही है जितनी भी मैन मेड चीजें हैं ये पहले तो कहीं नहीं थी धरती पे, लेकिन आदमी ने कुछ देखा, पक्षियों को उड़ते देखा तो हवाई जहाज का चित्र बना ही लिया अपने अंदर। तो आधार तो प्रकृति में मिलेगा ही, लेकिन पहले से जितने चित्र हैं उनको मिलाकर नए चित्र बनाने की भी क्षमता होती है। तो चित्र ग्रहण करना और चित्र निर्माण करना, ये दो मोटे काम है चित्त के। बाकी में क्या होता है, रिकॉर्डिंग चलती ही रहती है, लेकिन एक काम और भी रहता है। तो मोटा काम तो ये बाहर से जो चित्र आ रहे हैं इनकी रिकॉर्डिंग होती रहती है, और नए भी बनते रहते हैं। जब हम सोचते हैं कुछ, वो कभी कभी वो चित्र उभरते भी रहते हैं। जैसे हमारे मित्र से बात किए बहुत दिन हो गए, तो अचानक उनका नाम याद आया, तो फिर क्या हुआ, उनके साथ पिछली बार कैसे मिले थे, तो क्या बात हुई थी, मिले कितने दिन हो गए, तो उनसे जुड़े हुए चित्र एक जगह रहते हैं। ये जैसे फोल्डर होता है ना कंप्यूटर में, तो एक फोल्डर में एक जैसी फाइलें होती हैं, तो ये सारा मैकेनिज्म हम देखेंगे कि इसी तरह का जीवन में होता है, तभी हम कंप्यूटर बना पाए, क्योंकि नेचर में ऐसा प्रावधान है। तो एक घटना से संबंधित जितने जुड़े चित्र हैं वो स्क्रीन पे आने लगते हैं, स्मृति पटल जिसको कह रहे हैं, चित्त को पॉपअप होते रहते हैं। तो क्या होता है, वो जो चित्र समूह उभरता रहता है उसको इच्छा कहते हैं, कि मेरी ये इच्छा कर रही है, दोस्त से बात करने की इच्छा हो रही है, आज बार बार याद आ रहा है। तो हो क्या रहा है, जो पहले से चित्र किसी व्यक्ति या घटना से जुड़े हमारे अंदर से, वो उससे जुड़े हुए चित्र उभरते हैं। तो एक तरह से चित्र समूह का पॉपअप होना ही इच्छा है। तो फिर क्या होता है, जो इच्छा जागृत होती है तो इधर वृत्ति क्या करेगा, उस इच्छा को पूरा करने के लिए विश्लेषण शुरू कर देगा कि अभी मिलना ठीक है कि और काम तो नहीं है, पहले उनको निपटा लें, फिर मिलेंगे तो किससे, फोन ठीक है कि मिलने ही चले। तो ये सारा जो विश्लेषण होगा अभी तो देखेंगे, तो फिर ये हित लाभ के डोमेन में होगा। न्याय धर्म सत्य की अपेक्षा बनी रहेगी, अभी योग्यता नहीं है, अपेक्षा तो रहेगी। तो उस इच्छा की पूर्ति में विचार शक्ति लग जाती है, और मन जो है वो मचलने लग जाता है, जो सुखी होने की आशा है वो और प्रबल होती जाती है। तो ये हम अपने अंदर देखते ही है।
कि किस तरह से ये प्रोसेस चलता है। इतना हम अपने में पकड़ लेंगे यदि अपने अंदर रिफ्लेक्शन करेंगे तो इसको एक और रूप में भी हमें देखना होगा कि जीवन में जितना हम भारी परिवेश से अंदर की ओर जाते हैं वो उतना ही सूक्ष्म है, क्योंकि भारी परिवेश में 32 अंश है। पूरा जो एक परिवेश है इलेक्ट्रॉन क्लाउड रूप में 32, तो उसमें हम देखेंगे कि उससे अंदर वाला जो है 18, तो वो तो सूक्ष्म हो गया, लेकिन होने के रूप में सूक्ष्म है, लेकिन वो अधिक बल है, ज्यादा पावरफुल है। मनोबल से वृत्ति बल बड़ा बल है, तो उसके प्रभाव में जो मन आता है बड़े के, तब वो सुख का अनुभव होता है। तो जब कम विकसित अधिक विकसित के प्रभाव को स्वीकारता है उसको हम प्रत्यावर्तन कहते हैं। लेकिन अभी चूंकि स्वयं को जीवन माने होते हैं तो वृत्ति कभी कभी मन के भी प्रभाव में आ जाता है, उसको हम विवस्था या दबाव के रूप में कहते हैं। यानी एक विकसित इकाई जब अविकसित के दबाव को स्वीकार नहीं पाती है और उसके पास ऑप्शन होता नहीं है तो वो उसको दबाव के रूप में महसूस होता ही है। कुछ बातों में भ्रम की स्थिति है, इसलिए वृत्ति सहमत भी हो जाती है। तो अभी तो कार्यक्रम इस तरह से कंप्रोमाइज वाला या व्यवस्था वाला हमारे अंदर दिखता ही रहता है। वृत्ति से चित्त ज्यादा सूक्ष्म है लेकिन पावरफुल ज्यादा है। ऐसे ही चित्त से बुद्धि ज्यादा सूक्ष्म है लेकिन ज्यादा पावरफुल है। तो जितना हम देखेंगे केंद्र की तरफ जाएंगे तो सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी लेकिन अधिक बल भी होता जाएगा, वो अधिक बड़ी स्थितियां हैं, ये भी एक देखने। तो ये अपने से बड़े के प्रभाव को स्वीकार करने की जो क्षमता विकसित हो जाए, इसी को कहते हैं जिंदगी में ग्रो करना, अवेयरनेस बढ़ाना, कि मन वृत्ति के प्रभाव को स्वीकार करे, वृत्ति चित्त के प्रभाव को स्वीकार करे, चित्त बुद्धि के प्रभाव को स्वीकार करे और आखिर बुद्धि आत्मा के प्रभाव को स्वीकार कर पाए। और आत्मा फाइनली जो जिस एनर्जी की हम व्यापक की बात की थी, आगे भी करेंगे, जिसमें सब कुछ डूबा भीगा गिरा है, उसके प्रभाव को स्वीकार कर पाए। ये एक जर्नी है, यही अंदर की गति को ही हम अवेयरनेस बढ़ाना, जिंदगी में ग्रो करना जैसे शब्द प्रयोग करते ही है, इन्हीं अंदर की क्रियाओं को ही अपने में हम स्वनिरीक्षण इंट्रोस्पेक्शन कहते ही है। यही प्रत्यावर्तन है, ये कई नाम आगे सुनने को मिलेंगे, यही पूर्वानुक्रम है। तो हम देखेंगे कि ये 3 स्तर की क्रियाएं हमें देखने में आएगी। मन के स्तर की तुलन या आस्वादन और चयन, वृत्ति के स्तर की क्रियाएं तुलन विश्लेषण, चित्त में केवल चित्रण ही देख पाएंगे, उसका आधार गायब है, प्रकृति के सहज जो आधार है। अभी सारा चित्रण मन के माध्यम से ही जाता है, उसी से बनता है और कुछ वो मिला के खुद बनता रहता है। तो जैसे जैसे इवॉल्व होंगे आगे की, तो वो जो शुरुआत जो होगी चित्त का जो आधार है उसको साक्षात्कार हम कहते हैं। जब हम समझने के क्रम में जाते हैं तो समझ के बाद उसी क्रिया को चिंतन कहते हैं। तो उसमें वो कैसे एक्टिव होगा, मेन बात ये है कि अभी कह रहे हैं कि 4.5 क्रियाएं हमारी एक्टिव है, 5.5 नहीं है 10 क्रिया में से। तो वो 4.5 पहले तो बता दे कौन सी हुई। मन की दोनों क्रियाएं पूरी एक्टिव है। वृत्ति में हम देखेंगे तुलन आधा ही एक्टिव है, न्याय धर्म सत्य अपेक्षा रूप में है, योग्यता रूप में नहीं है, इसलिए उसको अभी एक्टिव होना नहीं माना गया। फिर ये हित लाभ के आधार पे तुलन हो रहा है, इसलिए वो आधी क्रिया ही एक्टिव है। विश्लेषण पूरा हो ही रहा है, चित्रण पूरा हो ही रहा है, चित्रण का आधार अभी अंदर से आया नहीं है।
तो 2 मन की क्रिया हो गई, 1.5 वृत्ति की, 1 चित्त की, 4.5 क्रिया है। तो शुरुआत कहाँ होगी? प्रपोजल आएगा, पूरा उसको सुना जाए, स्मृति में रखा जाए, साथ साथ शब्दों का अर्थ क्या है उस अर्थ को देखने को मनन कह रहे हैं। मनन शुरू किया जाए तो ये व्यवस्था दिखेगी, संबंधों का प्रयोजन दिखने लगेगा। तो क्या होगा? न्याय धर्म सत्य जो अपेक्षा रूप में था, अब तोलने में वो प्राथमिकता में आने लग जाएंगे। कभी कभी तो आने ही लग जाएंगे, हमेशा नहीं। तो उधर क्या होगा? चित्रण में बदलाव आने लग जाएगा। साथ साथ क्या होगा? जो निरंतर वास्तविकताएं हैं, जो इन 4.5 क्रिया की सीमा के पकड़ में नहीं आती हैं, क्योंकि अभी हमने बात किया कि जीवन में हर हिस्से का अपना एक निश्चित कार्यक्रम है, उस हिस्से का वही करेगा। इन 4.5 क्रियाओं में जो रूपात्मक अस्तित्व है, यानी परिवर्तनशील जो चीजें हैं ना, उन्हीं को हम समझ पा रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हीं को हम पहचान पा रहे हैं। लेकिन जो अरूपात्मक है, जो निरंतर है, उनके चित्र होते नहीं हैं, तो वो इसके दायरे में आता ही नहीं है। क्रियाओं के हम रूप और कुछ गुण को पकड़ पाते हैं, स्वभाव और धर्म जो है वो अर्थ है, अर्थ का कोई चित्र नहीं बनता। तो 4.5 क्रिया में नहीं होगा। जिसको हम भाव कहें, अर्थ कहें, प्रयोजन कहें, इनका चित्र नहीं बनता। लेकिन ये भी वास्तविकता तो है ही, ये समझ में आने वाली है। इनको पहचानने को साक्षात्कार कहते हैं। ये कब होगा? जब तक शुरू में जो न्याय धर्म सत्य की जो दृष्टियां हैं वो एक्टिव नहीं होंगी, तब तक अर्थ में जाएंगे नहीं। अर्थ में जाएंगे नहीं तब तक साक्षात्कार शुरू नहीं होगा। तो उससे पहले पूरा प्रपोजल सुना जाए, जैसी वास्तविकता है उसको शब्द रूप में पहले हमें लेना होता है, फिर उसके अर्थ में जानना होता है। इसको मनन कह रहे हैं। अर्थ में जाते हैं तो फिर न्याय धर्म सत्य की दृष्टियां हैं, ये प्राथमिकता में आने लगती हैं। तो वहां से वो अर्थ के रूप में जो वास्तविकताएं हैं, निरंतर वास्तविकताएं, वो समझ में आने लगती है। और वो ऐसे दिखती है जैसे अभी आंखों से हमारे सामने भौतिक चीजें दिखती, किताब रखी है, वो आंखों से दिखती। ऐसे ही हम जैसे बात करते हैं, किसी के प्रति बहुत सम्मान है, प्रेम है, तो हमें अपने अंदर डाउट नहीं रहता कि प्रेम नाम की चीज है कि नहीं, या सम्मान नाम की चीज है कि नहीं। इतनी स्पष्ट हो जाती है, जैसे कोई चीज आंख से देखने पर स्पष्ट होती है, ऐसे ही वो स्पष्ट हो जाती है। तो जो अभौतिक वास्तविक, अरूपात्मक वास्तविकताएं हैं, इसी को कह रहे हैं निरंतर वास्तविकताएं हैं, इसी को कह रहे हैं अपरिवर्तनशील वास्तविकताएं हैं। उनको पहचान लेना, उनका स्पष्ट हो जाना, यही साक्षात्कार है। वहां से जर्नी शुरू होती है अध्ययन की, साक्षात्कार से। उससे क्या होता है? जैसे पल्सेस के रूप में अचानक क्लिक होता है, अरे हाँ ऐसे, अब समझ में आया। तो ऐसे झटके जैसे होते हैं, बूंद बूंद से जैसा घड़ा भरता है, ऐसे चीजें समझ में आती है। वो लीनियर भी नहीं है, और वो एक तरह से देखें कि वैसे भी कंटिन्यू धारा के रूप में भी नहीं। तो ये पूरी जर्नी में साक्षात्कार पल्सेस के रूप में होगा, पकड़ में आने लग जाएंगी चीजें। तो वो जो शब्द का प्रयोग जो किया है साक्षात्कार, तो मुझे ऐसे लगता है साक्षात का मतलब जैसे आंखों के सामने कोई चीज आ गई हो, ऐसे स्पष्ट हो जाती है। तो ये एक हमें पूरा स्पष्ट हो कि अस्तित्व में 2 तरह की वास्तविकताएं हैं, एक परिवर्तनशील, एक अपरिवर्तनशील। दूसरा कहें, जो परिवर्तनशील है वो रूपात्मक है, अपरिवर्तनशील है वो अरूपात्मक है, और वही निरंतर है। तो जब भी हम कभी इन निरंतर वास्तविकताओं को, अरूपात्मक वास्तविकताओं को पहचान लेते हैं, ये स्पष्ट हो जाती है,
उसको साक्षात्कार कह रहे हैं। इतना हमें पकड़ में आ जाए, फिर ये आएगा कि कौन सी है वो अरूपात्मक। जैसे व्यापक है, नित्य है, मतलब बदलने वाली चीज नहीं। से जीवन है, इसका जो स्वरूप गठन है ये तो बदलता नहीं, तो ये निरंतर हो गया, इसकी क्रियाएं भी निरंतर हो गई। ऐसे ही इसके जो एक्सप्रेशंस हैं जीवन में, जैसे न्याय की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, सत्य की बात कर रहे हैं, ये निरंतर वास्तविकताएं हैं। अभी अपेक्षा रूप में है, योग्यता के बाद ये हमारे स्वत्व के रूप में, निरंतर रूप में हमें अनुभव में ये रहेंगी ही। तो नियम है वो निरंतर है। तो नियम, न्याय, धर्म, सत्य, जीवन, भाव और व्यापक, ये जो वास्तविकताएं हैं इनको देखेंगे कि ये निरंतर है, अपरिवर्तनीय है। तो इनका साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे हमारी जो अंदर हायर फैकल्टी है, जिसको हम बुद्धि कह रहे हैं, उसमें ये चीजें एक्सेप्ट होती जाती हैं, स्वीकार होती जाती है। साक्षात्कार में निरंतर वास्तविकताएं स्पष्ट होती है। जो स्पष्ट होता है बुद्धि में, वो स्वीकार होता जाता है। तो बुद्धि जो है वो निरंतर वास्तविकताओं का स्टॉक हाउस है, और जो चित्रण है, चित्त का जो चित्रण हिस्सा कह रहे हैं, वो परिवर्तनशील चीजों का स्टॉक हाउस है। तो निश्चित कार्यक्रम है इनका, हम देख पाएंगे। साक्षात्कार और बोध, जिसका साक्षात्कार होगा उसका बोध होगा ही। मतलब जो चीज निरंतर वास्तविकता स्पष्ट होगी वो बुद्धि में स्वीकार होगी ही। तो इस तरह से क्रम से होगा, बूंद बूंद घड़े भरने जैसे होगा, साक्षात्कार होता जाएगा, बुद्धि में स्वीकार होता जाए। कैसे पता चलेगा बुद्धि में बोध हुआ? उसके लिए कई शब्द प्रयोग किए। निश्चयात्मक स्वीकृतियां, दूसरा अवधारणाएं बनना, तीसरा ये पूर्णता के अर्थ में स्वीकृतियां, इसलिए इनको संस्कार भी कहा। तो बोध कहे, अवधारणा कहे, संस्कार कहे, निश्चयात्मक स्वीकृतियां कहे, शब्द कई जगह अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं ताकि ठीक से बात पकड़ में आ जाए। घटना एक ही घट रही होती है। पता कैसे चलेगा? वो जीने में ही प्रमाण मिलेगा, इसलिए आचरण ही प्रमाण है। क्योंकि जो निश्चित रूप में स्वीकार हो गया कि ऐसा ही है सच्चाई, उसी को जानना कह रहे हैं। तो उससे हमारे जीने में, उन मामलों में जिनमें निश्चयात्मक स्वीकृति हो गई, उसमें संकल्प के रूप में बोध की जो गति संकल्प के रूप में व्यक्त होती है। उस संकल्प के आधार पे फिर अब जहाँ साक्षात्कार होता है वहां चिंतन होता है। सुखी होने का कार्यक्रम व्यवस्था के अर्थ में, उस आधार पे अब चित्रण बनेगा। तो अभी तक जो चित्रण बन रहा है, अभी तो बाहर से जो संवेदनाओं के माध्यम से जो इनपुट आ रहा है उस आधार पे बनता है, लेकिन बाद में उसका सोर्स अंदर से हो जाता है। जितनी चीजों को हम पहचानते हैं, स्वीकार हो गई, बोध हुआ, अवधारणाएं बनी, उस आधार पे वो संकल्प के रूप में व्यक्त होते हैं। उस संकल्प से फिर चिंतन शुरू हो जाता है। उस चिंतन के आधार पे फिर वो योजनाएं बनती हैं, चित्र डिजाइन फिर चेंज होता है। तो वो बदल जाता है कार्यक्रम, बाहर की बजाय अंदर से आता है, और अंदर वाला बुद्धि में केवल सही स्वीकार होता है जो अस्तित्व सहज है। जितनी भी गड़बड़ है मान्यता के रूप में, वो सिर्फ चित्रण तक रहती है। बुद्धि में वही स्वीकार होता है जो निरंतर है, और निरंतर है वो बदलता नहीं है, वही सच्चाई है। सच्चाई उसी को कहते हैं जो बदलती नहीं है, उसी को समझ कह रहे हैं यहाँ। समझ बदलती नहीं है, सूचनाएं बदल जाएंगी, क्योंकि सूचनाएं रूप और गुण से संबंधित है, तो ये बदल ही सकती है। समझ नियमों की होती है, नियम कभी बदलते नहीं है। इसलिए बुद्धि में जो निरंतर वास्तविकताएं जो पहचानी गई थी साक्षात्कार में, वो स्वीकार होती है। वो नियम के रूप में, ये भी कह सकते हैं, न्याय धर्म सत्य के रूप में है, ये भी कह सकते हैं। और फाइनली जब पूरा साक्षात्कार होते होते बोध पूरा हो जाए, बुद्धि इवॉल्व हो गई, मतलब व्यवस्था
का पूरा बोध हो गया, संबंध पूरा हमें सब प्रयोजन के आधार पे समझ में आ गया और वो जीने में आ गया, तो फिर एक जिज्ञासा पैदा होती है कि सबका आधार क्या है, ये सब कुछ हो रहा है। तो ये सूचना रूप में तो आ ही जाता है कि व्यापक सत्ता में संपृक्त प्रकृति जो सह अस्तित्व है, ये इसका आधार है। तो फिर जिज्ञासा होती है कि सह अस्तित्व में जो अस्तित्व में व्यापक सत्ता जिसको कह रहे हैं, वो उसको जानने की जो जिज्ञासा बची रहती है। बाकी सारा बुद्धि में व्यवस्था का दर्शन हो ही जाता है, आधार केवल रह जाता है। वो पूरा इवोल्व होने पर फिर बुद्धि इवोल्व होती है तो उसका प्रत्यावर्तन केंद्र की ओर होता है, आत्मा की ओर होता है, तो अनुभव क्रिया जागृत होती है। क्या होता है उसमें? तो एक एनालॉजी है कि जैसे कोई रसगुल्ला चाशनी में डूबा हुआ है, भीगा भी है और घिरा भी है। मतलब वो चाशनी में बीच में डूबा है, चारों तरफ चाशनी है और उसके आर पार भी चाशनी है। इसको तीन स्थितियों में कहा कि भीगा है का मतलब आर पार है, डूबा है मतलब उसके अंदर है, दूर दूर तक चाशनी, गिरा है मतलब उसकी सीमा भी चाशनी से ही बनी है और दूर दूर तक भी है। तो दूर दूर तक है ये डूबा हुआ होता है, उसकी सीमा ही चाशनी से बनी है, ये घिरा हुआ है, और चाशनी आर पार है, ये भीगा है। भीगा डूबा घिरा, ऐसी स्थिति को पाता है। रसगुल्ला अपने को पहचानता है, इसको कह रहे हैं स्व स्वरूप को। सुमेर भैया आपको सुन नहीं पा रहे हैं हम लोग। हाँ भैया, कॉल आ गया था शायद। अब आ रही है आवाज? बस 1 मिनट का और है। जी जी आगे। तो एक साथ ये घटना होती है, उसको शब्द दिया सह अस्तित्व अनुभूत होता है, सह अस्तित्व में अनुभव होता है, सह अस्तित्व का अनुभव होता है। क्या होता है? जैसे एनालॉजी पूरी तो नहीं बैठेगी, लेकिन मेरे लिए लगा कि एक शुरुआत में एंट्री के लिए वो ठीक रहती है कि कोई रसगुल्ला है, चाशनी में डूबा भीगा गिरा है और उसको पता भी नहीं है कि मैं रसगुल्ला हूँ, और ये भी नहीं पता कि मैं चाशनी में। तो एकदम से उसे पता चले कि मैं रसगुल्ला हूँ, पहली बात। दूसरा, पता चले तो ये भी पता चले कि मैं चाशनी में भीगा डूबा गिरा हूँ, इसलिए मैं मीठा हूँ। चाशनी में डूबा हूँ इसलिए मैं चाशनी के जैसा हूँ। तो रसगुल्ले को अपना होने का और चाशनी में डूबे होने का, ये दोनों होने का एक साथ अनुभव होता है। इसको कहते हैं सहअस्तित्व अनुभव होता है, सहअस्तित्व का अनुभव होता है। का मतलब क्या हुआ? व्यापक सत्ता में प्रकृति संपृक्त है, मतलब दो वास्तविकताएं हैं, हमेशा से साथ साथ है, और इस रूप में साथ साथ है कि व्यापक सत्ता में सब कुछ डूबा है, घिरा है और भीगा है। इस रूप में, मूल रूप में सहअस्तित्व है। तो ये मूल पकड़ में आ जाता है सहअस्तित्व का। इसको अनुभव कह रहे हैं, आत्मा की ये क्रिया है। और इस अनुभव की गति प्रमाणिकता है। फिर अनुभव प्रमाण रूप में व्यक्त होगा, उसके बाद सारा जो कार्यक्रम है वो ऊपर से संचालित होगा। उस स्थिति में आत्मा दृष्टा पद में आ जाता है, और चूंकि परमात्मा में पूरा तदाकार होता है, जैसे हम किसी फिल्म को देखते समय पूरा खो जाते हैं और लगता है कि यही सच्चाई है, और उसके आधार पे ही हमारा रोना भी हो सकता है, अंदर से इतना महसूस करना। तो आत्मा जब अनुभव करती है परमात्मा में, तो पूरी तरह परमात्मा में तदाकार हो जाती है, उसके जैसा हो जाती है। तो भाव रूप में फिर हम उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जैसे अभी पूरे स्पेस में सारे एटम्स, गैलेक्सी सब कुछ डूबे हुए, तो सब कुछ स्पेस ने अपने में समा रखा है। ऐसे ही जो अनुभव कर लेती है आत्मा व्यापक सत्ता में, तो भाव रूप में मानव जाति में हर मानव को भाव रूप में स्वीकार लेती है। उस स्थिति को प्रेममयता की स्थिति कहते हैं। तो वहां पर ये महसूस होता ही है
कि जो प्रेम का भाव महसूस हो रहा होता है वो, और व्यापक सत्ता का जो अनुभव हो रहा है वो, और हर वास्तविकता जैसी है वैसी दिखाई पड़ रही है, वो सब कुछ एक ही है। मतलब प्रेम ही परमात्मा है, ज्ञान ही परमात्मा है, वही सब। तो वहां जाकर सब चीज स्पष्ट होती है। वो फाइनली डेस्टिनेशन है, वो अनुभव में ही होता है, वो आत्मा की ही क्रिया है, उसी में वो पोटेंशियल है, उससे पहले नहीं है। वहां से निरंतरता बन जाएगी, उससे पहले काफी बदलाव आते जाएंगे, लेकिन कई बार चीजें कुछ कुछ नहीं टिकेंगी, अहंकार रूप में हो ही जाता है। तो ये जीवन की एक गति जर्नी है, अनुभव तक इस रूप में हम जीवन क्रियाओं को मोटे रूप में देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। बहुत बढ़िया भैया सुमेर भाई, एक्सीलेंट। धन्यवाद सुमेर भैया। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि 6 महीने से एक ऐसे कमरे में झांकने की कोशिश कर रही थी और बहुत धुंधलापन था। ऐसे लग रहा है सडनली किसी ने उस शीशे को साफ कर दिया। शब्द रूप में काफी कुछ समझ आया। अब आगे का कार्यक्रम अपने अंदर झांक के शुरू करती हूँ। और 6 महीने से आई वाज स्ट्रगलिंग विद सो मेनी थिंग्स कि ये प्रिय हित लाभ का क्या मतलब हुआ या ऐसे, पर एक अलग अलग कोई किसी के पकड़ के, किसी निविता तुम समझाओ, विनायक समझाओ, श्री राम भैया को पकड़ लिया, वो उस चीज को तो समझा पाते थे, पर वो मेरा क्योंकि बेस ही नहीं है ना, तो मुझे आज जितना क्लैरिटी हुई है कि ये सब क्रियाएं कैसे हैं, वो आई वाज रियली स्ट्रगलिंग। थैंक यू सो मच, आभार है। बहुत बढ़िया। तो जैसा सुमेर भाई ने कहा भी कि मतलब एक तो ये सूचना रूप में आता है, हमारी क्लैरिटी बनती है, लेकिन इसके अंदर जो हमारा पारंगत होने वाला काम है, एक्सपर्ट बनने वाला, अच्छे से समझने वाला, वो हम जितना सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते हैं, जितना अपने में वेरीफाई करते हैं कि एक्चुअल में यस मेरी डिसीजन मेकिंग, मेरा जीना इसी 10 क्रियाओं के अनुसार होता है, उतना फिर जो है ना वो विश्वास भी बनता है कि हाँ ये बात जो है बिल्कुल ठीक है, सबका जीवन ऐसे ही ऑपरेट करता है। गुड, वेरी गुड। और बताएं भैया। सुमेर भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बताए और समझ में आया। एक क्वेरी है सुमेर भैया, पता नहीं उस समय मेरा दिमाग हट गया था। ये जो 60 अंश और एक केंद्र की बात किए थे वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। वहां पर थोड़ा मैं शायद हट गया था अचानक, पता नहीं कैसे। बाकी समझ में आता से भी देख सकते हैं, और कोई भी आज इतना तो भौतिक विज्ञान ने पकड़ाई है कि परमाणु का स्वरूप क्या होता है। एक न्यूक्लियस होता है, उसमें कुछ स्पिन मोशन कर रहे होते हैं, उसके बाहर जो एनर्जी शेल होते हैं ऑर्बिट कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में स्पिन मोशन के साथ साथ सर्कुलर मोशन कर ही रहे होते हैं। तो उसको हम भौतिक विज्ञान में परमाणु की जो रचना है उसके आधार पे मोटे रूप में समझ सकते हैं। फिर भी आपकी अलग से जिज्ञासा होगी तो हम थोड़ा अलग से कर ही सकते हैं, अलग से एक सेशन अलग रख लेंगे जिसमें परमाणु के मॉडल को, चित्र को रखते हुए हम कुछ बातें अलग से कर पाएंगे तो ज्यादा पकड़ में आएगा। जी भैया, धन्यवाद। नमस्कार सुमेर भैया। मुझे आपने न्याय अन्याय, सत्य सत्य और धर्म धर्म में जो आप सापेक्षता बता रहे थे, तो न्याय अन्याय का संबंध सापेक्ष और सत्य सत्य का व्यवस्था सापेक्ष और धर्म अधर्म का, सुमेर भाई मैं मिस कर गई थी तो आप। हाँ, थोड़ा सा फिर मैं रख देता हूँ। न्याय अन्याय संबंध सापेक्ष, धर्म अधर्म व्यवस्था सापेक्ष, सत्य असत्य सह अस्तित्व सापेक्ष। जी भैया, थैंक यू। सुमेर भैया, एक शब्द आता है जैसे साक्षात्कार और चित्रण को इच्छा कहा है, तुलन विश्लेषण विचार में है, वैसे ही बोध संकल्प ऋतंभरा, वो थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। मैं शायद प्रोनाउंस भी ठीक से नहीं कर रही हूँ। ऋतंभरा शब्द का क्या अर्थ, थोड़ा उस पर एक्सप्लेन कर दीजिए भैया। इसमें जो क्रियाएं होती हैं उनमें हम देखते हैं कि जो हमारे मन के स्तर पे आस्वादन चयन है, तो चयन क्रिया जो है उसको आशा शक्ति कहते हैं, विश्लेषण क्रिया को विचार शक्ति कहते हैं,
तृण क्रिया को इच्छा शक्ति कहते हैं, ऐसे ही संकल्प क्रिया को ऋतंभरा शक्ति कहते हैं। ऋतंभरा शक्ति का मतलब रित से भरा, सत्य से भरा हुआ, यानी जैसा वास्तविकता है उस रूप में पहचाना हुआ है बोध के द्वारा, वो संकल्प रूप में व्यक्त हो रहा है। उस संकल्प क्रिया को ऋतंभरा शक्ति कहते हैं। सुमेर भाई, एक जिज्ञासा मेरी भी हो रही है, पूछ ले। जैसे आपने कहा जीवन लक्ष्य के अर्थ में जिसको उपयोगी मानता है उसे याद रखता है, और जिसको लक्ष्य के अर्थ में उपयोगी नहीं मानता है उसे भूल जाता है। तो जैसे हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, कई बार जीवन क्रियाओं को समझने का प्रयास किया, तो लेकिन फिर भी वो स्मरण नहीं रहता, कई बार भूल जाता है। तो उसको जबकि हम जीवन के लक्ष्य में उपयोगी मानते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? मतलब उसका क्या प्रोसेस होगा? इसको अनिल भाई मैं ऐसे देखता हूँ कि हम उसको मानते हैं, ये एक अलग बात है। ठीक रूप में ये देखेंगे कि आखिर कार्य व्यवहार में क्या हो रहा है। जो कार्य व्यवहार प्रमाण होगा उससे पकड़ में आएगा कि तीव्र इच्छा वो है जो कार्य व्यवहार में दिखाई पड़ रही है। तीव्र इच्छा वो है जिसके बिना जीना नहीं होता है। तो हम चाहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जीने में क्या है वो देख लेंगे तो पकड़ में आएगा कि हमने माना ही है या एक्चुअल में वो प्राथमिकता में है ही। उसको थोड़ा देखने में पता चलेगा, क्योंकि जीवन जिसको मान लिया कि इसके बिना मेरा जीना सुख जीना नहीं होगा, उसके लिए फिर सारी शक्ति उसमें लग जाएंगी। फिर उसमें वो रिवीजन भी करेगा, रिफ्लेक्शन भी करेगा, प्राथमिकता में भी लेगा, तो उसे वो चीजें याद रहना शुरू हो ही जाती है। मुझे लगता है उसको फिर से देखना होगा कि वो प्राथमिकता में है या हमने वैसे मान लिया। नहीं, वो मानना सब था ना, तो उस पर थोड़ा सा मुझे लगा कि मानते तो हैं, जीना होता है कि नहीं होता है वो एक अलग बात है। किसी ने चाहा कि मुझे पायलट बनना है और ये मेरा लक्ष्य है, बाकी वैसे वो वीडियो गेम खेलना है, पेंटिंग करना, ज्यादातर यूट्यूब या कोई में उसमें चाहता है, तो अपने अंदर देखकर मेरा लक्ष्य पायलट बनना है और दिन का ज्यादा समय जाता है कहीं और, तो वो देखना पड़ेगा कि ज्यादातर इससे में एनर्जी लगी रहा है। जी भैया, आवाज आपकी कट रही थी, लेकिन समझ में फिलहाल आ ही रही थी साथियों को। जी जी, थैंक यू भैया। ठीक है भैया, ओके। तो मुझे लगता है भैया 10-12 हो रहे हैं। जी भैया, मुझे यही लग रहा है कि मतलब कोई एक आध प्रश्न हो, मतलब ऐसा ना हो कि किसी डाउट के साथ में जाएं, तो कुछ एक आध बात और करनी हो तो कर लें, फिर इसको रैप अप करते हैं। किसी का और कोई प्रश्न हो? सुमेर भाई उपलब्ध हैं? चलिए ठीक है। मैं ये भैया क्षमा चाहेंगे, आधा घंटा हमने लिया था, लेकिन जीवन रूप में होते हैं तो सुना है समय का बोध नहीं रहता। नहीं भैया, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो मतलब ऐसा नहीं कि समय सीमा से बंध जाए, मतलब टॉपिक के साथ भी न्याय होना चाहिए, साथियों के साथ भी न्याय होना चाहिए, तो कोई बात नहीं। एक छोटा सा प्रश्न और है भैया। जैसे आपने बताया कि सच्चाई जो समझ है वो बदलती नहीं है, सूचनाएं बदलती रहती हैं। तो अभी जैसे जो प्रस्ताव है ये भी सूचना रूप में ही हमारे पास है, तो क्या ये इसके भी बदलने की संभावना है क्या? जी, प्रस्ताव हमारे पास सूचना रूप में किस रूप में? शब्द रूप में है। उन शब्दों का जो अर्थ में जाएंगे तो वो अर्थ उन शब्दों में नहीं है, वो हमारी कल्पनाशीलता में, वास्तविकता अस्तित्व में। तो शब्दों से हमारी कल्पनाशीलता में जो अर्थ है
वो वास्तविकता से तदाकार होता है, तो अर्थ के स्वरूप में ही वो वस्तु नजर आती है। अर्थ और वस्तु अलग नहीं है, ऐसा देखेंगे। और वस्तु अस्तित्व में है, शब्द में नहीं है। तो शब्दों, एक ही वास्तविकता के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर ही नहीं हम करें, जो कि बोध है, उदाहरण है, निश्चयात्मक स्वीकृति है। सुमेर भाई आपकी आवाज आ नहीं रही है, कट के आ रही है। अनिल भाई का नेट प्रॉब्लम होगी, हम बाद में फिर कभी कर सकते हैं। बिल्कुल 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 जी ठीक, थैंक यू भैया। ओके ठीक है, मुझे लग रहा है समय भी हो गया, जैसे साथियों का कहना भी था। अनिल भाई आप भी कह ही रहे थे कि मतलब इंडेफिनिटली ना चलता रहे, तो आज का सेशन रैप अप करते हैं। और सुमेर भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, सभी की तरफ से। सभी ने कह भी दिया है और अच्छे से रहा सेशन। ये जीवन क्रिया सब साथियों के लिए मैं फिर से कहूंगा, ऐसा है कि ये इसका कोर है पूरा का पूरा मध्यस्थ दर्शन का। जितना हम इसको समझने की कोशिश करते हैं उतना अपनी क्लैरिटी बनती है। और भी जितने साथियों की कोई भी रिकॉर्डिंग्स मिले जिनसे आप पर्सनली बात कर पाए, हम में से भी जब भी अवसर मिलेगा यहाँ पर भी बात करते रहेंगे। अलग अलग एंगल से सुनने से भी अलग अलग एनालॉजीज मिलती हैं और अलग अलग तरीके से ध्यान जाता है। इसकी तरफ हम सबका ध्यान बना रहे तो अपने में मुझे लग रहा है कि स्पष्टताएं बनेंगी। आज का सेशन समाप्त करते हैं। कल का मुझे मालूम नहीं है, होगा नहीं होगा, ग्रुप में सूचना डाल देंगे सुमन दीदी या अविनाश भाई। तो नमस्कार, रैप अप करें। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, नमस्ते। नमस्ते।